प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का साइंस का सेकंड चैप्टर अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। यानी कि बच्चों इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे और बच्चों हम इसके अंदर बच्चों कोशिका के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। यानी कि कोशिका से हम शुरुआत करेंगे और सूक्ष्म जीव हमारा इस चैप्टर में पूरा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी पुरानी बुक थी उसके अंदर सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इन्होंने इस चैप्टर में क्या किया है, सबसे पहले कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छे से चैप्टर समझना है तो बच्चों कॉपी पेन साथ में निकाल के बैठे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ईजी आपका ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हमारी जो जीवन की बच्चों मूलभूत कोशिका मूलभूत इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि वो चीज जिसे सभी जीव जंतु मिलकर बने होते हैं, उसको हम बच्चों कोशिका कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोशिका बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी कोशिका की खोज कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अदृश्य का मतलब ही होता है बच्चों, अदृश्य का मतलब होता है जिसको हम देख ना पाए। यानी कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जीव जंतु जीवित चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं पाते, फिर भी वो हमारे जीवन में रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि हम बच्चों कई कई जो पहले के टाइम पर ना हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनसे हम अनविज्ञानिक, उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि भाई कांच का वक्र टुकड़ा जिसको हम लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मसूर की दाल की जितना छोटा होगा बीच से मोटा, यानी कि उत्तल लेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ऐसे वाले लेंस की बात हो रही है, बीच से मोटा होता है वाला। ठीक है, तो उन्होंने लेंस कह दिया इसको। अब इस लेंस से उन्होंने जब देखा ना, तो भाई जो चीज़ें ना बड़ी बड़ी दिखाई दी, यानी कि आवर्धित दिखाई दी। ठीक है ना, तो उन बड़ी चीज़ों को, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा गया और धीरे धीरे इस लेंस को सुधारा गया, यानी कि इस लेंस की पावर को बढ़ाया गया, जिसको हम बाद में सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। और उस सूक्ष्मदर्शी से बच्चों हमने क्या किया, बहुत सारे जीव जंतुओं की खोज करी, जिनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ठीक है ना, ये सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने छोटे छोटे जीवों के एक अद्भुत संसार और दृश्य संसार को बच्चों मतलब जानने के लिए हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, अब इनकी खोज किसने की है, सूक्ष्मदर्शी को बनाया किसने, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम देखें बेटे, तो ये जितने भी हमारे जीवन में पेड़ पौधे हम देखते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये अलग अलग आकार के होते हैं, रंगों के होते हैं, रूपों के होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ की संरचना भी अलग अलग होती है। ठीक है, सभी सजीव, चाहे वो पौधे हों या जीव जंतु हों, ठीक है, ये सारे के सारे देखेंगे। अगर हम देखें ना बच्चों, क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक दूं, आपकी आंखों से दिखाई देने वाले जो सबसे छोटा जीव कौन सा है, वो है सूक्ष्म जो अगर हम देखें, चींटी हो गई, बहुत छोटी है, लेकिन क्या चींटी से भी कोई छोटी चीज़ हो सकती है जो हमें दिखाई ना देती हो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों बहुत छोटी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उनकी खोज धीरे धीरे हुई। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक पानी की बूंद है, ये जब पानी की बूंद इस पर गिरी हुई है ना, तो बच्चों ये देखिए सब चीज़ें मोटी मोटी दिखाई देने लग रही है ना। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके सबसे पहले दुनिया में पहली बार सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया बच्चों, ये कुशल कलाकार थे, ठीक है, और प्रेक्षक भी थे, यानी कि बहुत सारे इन्होंने इन्वेंशंस किए हैं। ठीक है ना, उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं के आवर्ती चित्र, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के बड़े बड़े चित्र बनाए थे। ठीक है, जिनको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था, यानी कि पहला सूक्ष्मदर्शी इन्होंने ही बनाया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी बच्चों? अगर क्वेश्चन आता तो क्या लिखोगे आप कि भाई रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। ठीक है, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो बच्चों कॉर्क थी, यानी कि मृत कोशिका थी। ठीक है ना, अब इनका जो सूक्ष्मदर्शी था वो केवल 200 से लेकर 300 गुना पावर का था। ठीक है, उन्होंने एक पतले कॉर्क के टुकड़े को देखा था, यानी कि पेड़ की छाल के अंदर होता है, ठीक है, उसको देखा। ठीक है, और उनके अंदर प्रकोष्ठ दिखे, छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे जैसे निशान दिखे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ इसको, ये देखिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको सबसे पहले कोशिका का नाम इसी को दिया गया। ठीक है, बाद में एक और व्यक्ति आए जिन्होंने इसके मार्ग को और भी ज़्यादा अच्छे से विस्तारित रूप में किया। देखिए, सबसे पहले 1665 में किसने खोज कर दी? हमारे रॉबर्ट हुक जी ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक डच वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन दो तरीके से आएगा बच्चों आपका, अगर आप अंडरलाइन बुक लेके बैठे हैं, कॉपी लेके बैठे हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है आपका। एक ही क्वेश्चन में आपको फंसाया जाएगा कि भाई अगर वो सिंपल ये पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो हम क्या लिखेंगे भाई? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल दे कि भाई दुनिया में सबसे सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हम लिखेंगे भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, कोशिका की खोज भले ही रॉबर्ट हुक ने की हो, लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज थी बच्चों, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छे से लेंस बनाए।
ठीक है, और अधिक अन्य मतलब अधिक उपयोगी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, ठीक है, और जीवाणुओं का यानी कि बैक्टीरिया का और हमारे रेड ब्लड सेल यानी कि रक्त कोशिकाओं को देखने का उन्होंने पहले वो प्रथम व्यक्ति बने थे, ठीक है, और इसलिए उनको सूक्ष्म जैविकी का जनक भी बच्चों बोला जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं पे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। पहला कि भाई सबसे पहले कोशिका किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। दूसरा सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजी बच्चों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने खोजी थी, ठीक है। तो अब ये कोशिका 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 बहुत सुन लिया, अब ये कोशिका है क्या बच्चों। देखिए मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक चित्र बना लेता हूँ, यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं चित्र बना लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। हमारे जो जीवन है ना बच्चों, देखिए मान लीजिए हमारा ना घर भी होता है ना, घर, ठीक है। एक घर बच्चों तब बनता है जब उसकी एक ईंट लगाई जाती है, और ईंट लगा लगा के बहुत बड़ी दीवार बनती है, दीवार से पूरा घर बन जाता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई है, कि ईंट लगाने से, ठीक है। अगर उससे भी छोटे हो जाऊं तो भाई रेता लगाया होगा या और भी मिट्टी लगाई होगी, ठीक है। तो एक छोटा सा कण भी अगर हमने लगाया है, उस छोटे से कण को यानी कि वो चीज़ जिसके और भी ज़्यादा टुकड़े ना की जा सके, ठीक है, उसको तो हम परमाणु बोलते हैं, वो आपका निर्जीव चीज़ों में हो जाएगा। लेकिन एक वो चीज़ जिससे कोई भी जीवित जंतु मिलकर बना होता है, उसको हम कोशिका कहते हैं। अब कोशिका के अंदर ना कुछ चीज़ें बच्चों आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जो हर कोशिका के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ये मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, सबसे पहले बीच में इसके ना एक केंद्रक होता है। क्या होता है बच्चों, बीच में इसके केंद्रक होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, बीच में होता है बच्चों केंद्रक, ठीक है। अब इस कोशिका के अंदर ना बच्चों क्या होता है ना, जेली टाइप का पानी भरा रहता है। ये पूरा कोशिका के अंदर जेली जेली जैसा पानी भरा रहता है, ठीक है। इस पानी को हम बोलते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका द्रव्य हम बोल देते हैं इसको, ठीक है, इसको बोल देते हैं कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका के अंदर ना बच्चों क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहती हैं ऐसी, ठीक है। ये इनके बारे में बड़ी क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ। इनको बोलते हैं कोशिका अंगक। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका अंगक इनको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाउंड्री है ना, जहाँ पर ये कोशिका हमारी चालू हो रही है, ये इसकी जो बाउंड्री है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोल देते हैं बच्चों कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ये सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा। दुनिया की ऐसी कोई कोशिका नहीं जिसमें ये ना पाया जाए, ठीक है। केंद्रक और केंद्रक 2 चीज़ वो अलग चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ना क्या होता है बच्चों, एक चीज़ और अलग पाई जाती है, वो केवल 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 पादप और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो कि इसके आसपास ऐसे ऐसे इसको घेर के रखती है, ठीक है। 1 मिनट मैं बना देता हूँ पहले। ये होती है बच्चों आपकी कोशिका भित्ति। ये केवल बच्चों पादपों में पाई जाती है, कोशिका भित्ति। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये कोशिका भित्ति जो होती है ना बच्चों, ये केवल पादपों में पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, और ये हमेशा मृत होती है बच्चों। वो भी बताऊंगा क्यों मृत होती है, ठीक है। बेसिकली अभी आपको इतना सा याद रखना है कि हमारा कोशिका का डायग्राम अगर आए तो ऐसा बना देना, ठीक है, नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिका की जब हम बात करें, सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, क्योंकि कोशिका वास्तव में दिखती कैसे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई प्याज है ना, प्याज की झिल्ली उतारी है यहाँ से, और प्याज की झिल्ली को जब सूक्ष्मदर्शी में देखा गया ना, तो उसके अंदर हमको देखिए बेटे ये सारी चीज देखने को मिली, ऐसा एक डायग्राम देखने को मिला, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हर कोशिका झिल्ली का एक जो है ना सेल, उसकी देखिए बाउंड्री बनी हुई है ना, बाउंड्री बनी हुई है, और बीच में एक बिंदी सी है, ठीक है। ये देखिए हर सेल आपको अलग अलग दी जाएगा, ये देखिए ये बाउंड्री बनी हुई है, पूरी पूरी ये बाउंड्री बनी हुई है। इस बाउंड्री को हम क्या बोल लेते हैं बच्चों, कोशिका भित्ति बोल लेते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति सॉरी, ये तो पादपों के अंदर हो जाएगा ना, और कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और बीच में जो बिंदी वाला है वो केंद्रक हो जाएगा, और इसके अंदर जो जेली भरी हुई है उसको कोशिका द्रव्य हम बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने बताया ना कि एक ईंट लगानी पड़ती है दीवार बनाने के लिए, फिर ईंट ईंट बन बन के पूरी दीवार बन जाती है। तो इसी प्रकार से जो सजीव होते हैं वो भी एक एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों अरबों कोशिका जब मिलती है तो पूरा शरीर बन के सामने आता है हमारा, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब कोशिका के अंदर जो हमको मेन चीज़ें पढ़नी है ना बच्चों, क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई कोशिका के कार्य बताएं, कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं ना, जैसे कि बोलेगा भाई कोशिका झिल्ली के काम बताओ, कोशिका द्रव्य के काम बताओ, केंद्रक के काम बताओ, या कोशिका भित्ति के काम बताओ, पादपों वाली जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉपी पेन ध्यान से निकाल के बैठेगा, अंडरलाइन करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये गोल संरचना बीच में जो होता है उसको केंद्रक बोलते हैं, ये वाला हमारा केंद्रक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कोशिका द्रव्य जो जेली भरी हुई है, ठीक है। और कोशिका भित्ति केवल बच्चों पादपों में पाई जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भारी परत होती है ये अलग से केवल किसमें, पादपों में या पेड़ पौधों चीज़ों में, जैसे प्याज की झिल्ली में भी देखने को मिलती है, वो पेड़ पौधे से रिलेटेड हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली, सबसे पहले काम देखते हैं। सब यहाँ पर आप कॉपी में ना हेडिंग डाल लीजिए कोशिका झिल्ली के कार्य, ठीक है ना। ये कोशिका झिल्ली के कार्य में आपको बताने वाला हूँ।
सबसे पहले कोशिका झिल्ली क्या करती है बच्चों, केंद्र कोशिका द्रव्य और केंद्र को घेरे रहती है, ये हो गया इसका पहला काम। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या करेगी बच्चों, कोशिका द्रव्य और केंद्र को घेरे रहेगी। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करेगी, यानी कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करेगी, ये हो गया इसका बच्चों दूसरा काम। ठीक है, तीसरा ये सरंध्र होती है और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करती है। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा काम, यानी कि 3 काम हो गए हमारे कोशिका झिल्ली के। तीन दोबारा सुनिए ध्यान से। सबसे पहला, ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पर मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं, ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये वाली, ये क्या कर रही है, इस वाले अंदर वाले चीज को और ये इस चीज को, ये जो द्रव था, इन दोनों को घेर के रखती है। ये सब दोनों इसके अंदर ही है ना, तो घेर के रखा, पहला काम हो गया। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा इजी से हमको याद हो गया। दूसरा बच्चों क्या हुआ, दूसरा हमने देखा कि भाई ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करी है। अब ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, हमको पता लगा ना, बाउंड्री बनी हुई है ना ये, क्योंकि देखो भाई नाम ही क्या है, झिल्ली। ठीक है, तो ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग कर रही है। तो 2 काम तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गए कि भाई केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को घेर के रखती है, दूसरा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करी है। लेकिन अब ये क्या कह दिया ना, सरंध्र क्या होता है ये। ठीक है, अब सरंध्र क्या होता है बच्चों, सरंध्र होता है इसके अंदर छोटी आने जाने की जगह होती है, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, छेद होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कोशिका झिल्ली ना, कोशिका झिल्ली जिस पदार्थ की कोशिका को जरूरत होती है उसको अंदर आने देती है, और जिसकी जरूरत नहीं होती उसको बच्चे वो बाहर जाने देती है। ठीक है, यानी कि जो जरूरी चीज होगा उसको प्रवेश करने देगी, और जो अपशिष्ट पदार्थ जिसकी कोशिका को जरूरत नहीं है, जो हानिकारक है, उसको बच्चों क्या निकाल देगी, बाहर कर देगी, निकास करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये आपके कोशिका झिल्ली के कार्य हो गए। ठीक है, तो पेपर में अगर आएगा तो ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है कि भाई कोशिका झिल्ली के ये 3 काम है। ठीक है, अगला काम हम देखेंगे बच्चों कोशिका द्रव्य का। ठीक है, हेडिंग डालीजिए, कोशिका द्रव्य के कार्य बताएं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या जितने भी सारे घटक होते हैं ना और यौगिक होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो गए, चाहे प्रोटीन हो गए, चाहे वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सारे कोशिका द्रव्य के अंदर ही ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये हो गया इसका पहला काम। ठीक है, इसके अलावा जैव प्रक्रम जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चों आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर होगी, ये हो गया इसका दूसरा काम। बस इसके बच्चों 2 ही काम है। ठीक है ना, इसके अलावा अगला जो काम है वो हम बात करेंगे बच्चों केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक जैसे हमारे पास दिमाग है ना, तो कोशिका का दिमाग है ये। ठीक है ना, जितनी सभी गतिविधियां जो होती हैं उसको नियंत्रित करता है, ये हो गया केंद्र का पहला काम। ठीक है, वृद्धि को नियंत्रित करेगा, ये हो गया इसका दूसरा काम। तो केंद्र के बच्चों आपको 2 काम इन्होंने बता दिए। ठीक है, अब कोशिका भित्ति आ गई हमारी चौथा। ठीक है, कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो पौधों को बच्चों ये मजबूती और दृढ़ता यानी कि कठोरता प्रदान करती है, क्योंकि पेड़ पौधों को एक जगह खड़े रहना होता है। ठीक है, तो उनको मजबूती और दृढ़ता प्रदान करेगी कोशिका भित्ति, ये हो गया इसका पहला काम। और ये हमेशा मृत होती है, इसलिए मृत होती है क्योंकि पेड़ों को बच्चों कठोर रहना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है, और दूसरा ये सघन रूप से व्यवस्थित होती है। ठीक है, और उनकी संरचना सुदृढ़ दिखाई देती है, ये हो गया इसका दूसरा काम। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों हमने चारों चीजों के, चारों इंपॉर्टेंट कोशिका के पार्ट के सारे काम कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें, अगर बच्चों में केवल पादप कोशिका की बात करूं ना, तो पादप कोशिका में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज है बच्चों वो है लवक। ठीक है, जिनको हम प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हरित लवक हो गया, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, क्लोरोप्लास्ट, आपने ना प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुना होगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, हरे कलर का पदार्थ होता है ना, तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो वो यही वाली चीज है। ठीक है ना, ये अरहित भागों में, यानी कि जो भाग हरे नहीं होते हैं, उनके पदार्थों के भंडारण में सहायता करते हैं। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली जगह होता है बच्चों। ठीक है, ये देखिए आपको एक खाली जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो पेड़ पौधे ना वो अपनी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको बच्चों रसधानी बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पदार्थ है उनको इकट्ठा किया जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों को छुटकारा पाने कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी ये सहायता प्रदान करती है। कौन? रसधानी। ठीक है, इसके अलावा पौधों को दृढ़ता देती है क्योंकि एक साइज मिल गया ना। ठीक है, और अवलंब प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में धानियां नहीं होती हैं बच्चों। ठीक है, अगर होती भी है तो नाम मात्र के लिए होती हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। ठीक है, और ये छोटी धानियां पानी में घुले कुछ पदार्थों को संग्रहित करती है। ठीक है, अतः कोशिका तरल पदार्थ का एक थैला मात्र नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये एक जटिल संरचना होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखिए कोशिका भित्ति केवल इसके अंदर है। ठीक है, कोशिका हरित लवक केवल पादप कोशिका के अंदर है। ठीक है, रसधानी केवल पादप कोशिका के अंदर है, और बाकी सारी चीजें सभी कोशिकाओं के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें बच्चों कोशिका के आकार और संरचना की, देखिए कोशिका का आकार कैसा होता है। ठीक है, कोशिका का आकार और संरचना की मैं आपको लॉजिक वाली बात बताता हूं बच्चों। ठीक है, अगर मान लीजिए, सोचिए आप सोचिए कि आपका जो दिल है ना एकदम हड्डियों की तरह कठोर होता, तो क्या उससे ब्लड को पंप किया जा सकता था? ठीक है, अगर आपकी जो नसें हैं ना वो एकदम मान लीजिए भाई एकदम कठोर होती, तो क्या उनसे जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो पाता? ठीक है, या आपकी जो मसल है, जो आपकी जो मांस है वो एकदम टाइट होता? ठीक है, या एकदम जेली जैसा होता, तो क्या आप उसका यूज कर पाते कुछ भी चीज को पकड़ने के लिए? नहीं ना। तो यानी कि कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुरूप ही होता है।
ठीक है, जैसा कोशिका का कार्य होगा वैसा ही उसका आकार होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहां पर एक तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र देखने को मिल रहा है। एक पेशी कोशिका है और एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन बोलते हैं इसको बच्चों। तंत्रिका यानी कि सिग्नल पहुंचाने का ये काम करती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपका हाथ पकड़ा, तवे पर रख दिया, आपका हाथ जल रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी तंत्रिका कोशिका इतनी छोटी है कि आपके दिमाग को सिग्नल ही नहीं पहुंच पाए और आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, अगर हमको कोई भी हमारे साथ घटना हो रही है, कोई भी बुरी चीज हो रही है, तो हमको भाई हमारे दिमाग को तुरंत सिग्नल भेजना पड़ेगा मिली सेकंड्स के अंदर, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाएं बड़ी बड़ी होनी चाहिए, है ना, और ऐसी शाखाएं होनी चाहिए, ताकि जाल होना चाहिए, पूरा नेटवर्क होना चाहिए तंत्रिका कोशिका, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका साइज, इसका जो आकार है वो ऐसा होता है। ठीक है, पेशी, हमारी मांसपेशी संकुचन करती है क्योंकि हमें मूवमेंट करवानी होती है, तो उसका आकार स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो कोशिका का आकार और संरचना है वो उसके बच्चों कार्य के अनुरूप ही होता है। ठीक है ना, जैसे कि पेशी का जो पेशी कोशिका है वो तुर्क रूप यानी कि स्पिंडल होती है। ठीक है, लेकिन तंत्रिका कोशिका बच्चों लंबी और शाखित होती है। ठीक है ना, कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कुछ लंबी पतली भी होती हैं। ठीक है ना, और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ तो एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, उसके अंदर सारा कम खाना पीना सब कुछ अमीबा खुद करता है, एक ही कोशिका करती है। ठीक है ना, जैसे कि आप देखेंगे सिंपल से बच्चों, कोशिका का विशिष्ट आकार, आमाप, संरचना उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने के लिए सहायता करता है, जो मैंने आपको नॉर्मल सी भाषा में समझा दिया कि भाई जो कोशिका का आकार है या संरचना है वो उसके कार्य के अनुरूप ही होगा। जैसा कोशिका का कार्य है वैसा ही क्या होगा, उसका साइज होगा या आकार होगा। अब जैसे दिल है बच्चों, हम दिल की बात कर रहे हैं, तो दिल ना इलास्टिक जैसा, उसकी कोशिका इलास्टिक जैसी होंगी, ठीक, कठोर नहीं होंगी, हड्डी जैसी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन हड्डी की कोशिका टाइट होंगी एकदम। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई जो कोशिका होती है उसका जो आकार है वो उसके कार्य के अनुरूप होता है। ठीक है, आगे देखिए, कपोल की बात करें, कपोल यानी कि आपकी गाल, उसकी आंतरिक कोशिकाएं पतली और चपटी होती हैं, है ना, और आंतरिक सतह पर सुरक्षा परत बना देती है वो। ठीक है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, वो संदेश ले जाती है। ठीक है, इसलिए वो लंबी होती है, दीर्घीकृत आकार होता है और शाखित होती है, ताकि इनका जाल पहुंच जाए, विभिन्न भागों तक संदेश जो है आसानी से जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ठीक है ना, ऐसे पादप कोशिकाओं की बात करें, ठीक है, इनमें आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकाकार, क्योंकि इनमें भी पानी तो ऊपर जाता ही है ना, तो ऐसी संरचना आपको देखने को मिल जाती है जो पूरे पूरे के पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में सहायता करती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा पाचन तंत्र में हम देखें, ठीक है, तो पाचन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा रखा है कि भाई हमारा जो वीली होती हैं, सॉरी इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं आपको, दीर्घ रोम जो होते हैं वो, जैसे कि भोजन नली में पेशी कोशिकाओं को एक समूह होता है। ठीक है, अब जैसे ईसोफेगस की बात करूँ यानी कि आहार नाल की बात करूँ, तो वो एक मूवमेंट करता है जिसको हम संकुचन विरलन बोलते हैं, कभी वो सिकुड़ेगा कभी वो फैलेगा। ठीक है, तो ये पेशी कोशिका कर पाती है ऐसा। ठीक है ना, तो बच्चों ये होता है संकुचित और शिथिल होती है, तभी तो खाना नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, तो पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली होती हैं, लचीली होती हैं और तुर्क रूपी होती हैं, ताकि वो ऐसी वाली मूवमेंट कर पाएं। ठीक है, तो जैसा उनका काम है वैसे उनका आकार हो जाएगा। ठीक है, आमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमारे जो स्टमक है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में यानी कि उसको पचाने में थोड़ी सहायता करती हैं, उसको मिक्स करने में सहायता करती हैं। ठीक है ना, आमाशय के आंतरिक आस्तर में अन्य कोशिकाएं पाचक रस और अम्ल उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे कि HCl निकलता है, म्यूकस होता है। ठीक है, तो वो सब होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करें शरीर में शरीर के संगठन की बात करें, देखिए सबसे पहले कोशिका होती है। कोशिका से हमने देखा ना कि भाई कोशिका से तो मिलकर बना है कोई भी जीव जंतु, कोशिका से सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है कोशिका, इसी से सारे जीव जंतु मिलकर बने हैं। लेकिन कई सारी कोशिकाएं जो होती है ना, लाखों कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बना लेती हैं। ठीक है, अब कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग बना लेते हैं, और कई सारे अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा हो गया, अंग तंत्र हो गया, और अंग तंत्र जब कई सारे अंग तंत्र बन जाते हैं तो पूरा एक जीव बन जाता है, यानी कि हम जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, और वो पूरा अंग तंत्र काम करता है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको देखें ध्यान से, ठीक है, तो हमारा जीवन की मूल इकाई होगी कोशिका, क्योंकि यहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ। ठीक है ना, फिर ये सेम कोशिकाएं, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं तो बच्चों ऊतक बनता है। ठीक है, अब कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग बना लेंगे, और अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र सारे काम करेंगे तो संपूर्ण जीव बन जाता है बच्चों। तो आपको ये पूरा का पूरा ऐसे याद कर लेना, यहाँ पर आप इमेज में भी आपको इसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कोशिका से हुई, फिर एक ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, फिर हमारा पूरा का पूरा जीव जंतु बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, आगे देखिए, जटिल जीव में जीवन का एकल कोशिका अंडे से आरंभ होती है। ठीक है ना, जटिल जीवों का जीवन एक सिंगल अंडे से शुरू होता है। ठीक है, हमारे पास कई सारे जीव जंतु ऐसे हैं, जैसे कि मुर्गी हो गई या बहुत सारे पक्षी हो गए, वो अंडे से पैदा होते हैं। किसी भी जीव के अंडे में बार बार विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का निर्मित एक पूर्ण जीव बनने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव बच्चों बोला जाता है, यानी कि एक छोटा सा स्टार्टिंग में अंडा होता है, वही अंडा टूट कर उसी के अंडे के अंदर विभाजित कोशिकाएं टूट कर पूरे के पूरे जीव को बना देती हैं। ठीक है, मानव में भी अंड ही होता है स्टार्टिंग में, जब भ्रूण बनता है ना तो वो स्टार्टिंग में कोशिका ही होती है। ठीक है, नर और मादा युग्मक बनाते हैं, वो बेसिकली
सिंपली अंडा ही होता है और उसी के अंदर छोटी छोटी जो कोशिकाएं अलग अलग विभाजित होती हैं और अलग अलग अंग आपको देखने को मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। या बड़ी क्लासेस में आप अच्छे से और इसको समझोगे, ठीक है ना। जंतु एवं पौधे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं जिनसे ये बच्चों मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम देख सकते हैं वो है बच्चों शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी जीवित कोशिका जिसको हम देख सकते हैं। ये बीच में सेल हो गया और वो जली जली होता है ना सफेद सफेद वाला, वो बच्चा आपका कोशिका द्रव्य हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी, वो होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कम से कम 170 मिलीमीटर तक का हो सकता है, 130 से लेकर 170 मिलीमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, याद रखना है इसको, ठीक है। तो कोशिका तक का अभी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव क्या है बच्चों, ठीक है। सूक्ष्म जीव यानी कि अभी तक हमने देखा कि जितने भी जीव जंतु थे ना कोशिकाओं से मिलकर बने थे, लेकिन क्या कोई ऐसा भी जीव जंतु है जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कुछ कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, दो अक्षरों से मिलकर बना है बच्चों। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, जीव यानी कि जिंदा, यानी कि ऐसा जीव जो जिंदा है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, नंगी आंखों से उसको आप नहीं देख सकते, उसी को हम सूक्ष्म जीव बोल देते हैं। जैसे कि जीवाणु, अमीबा, ये एक ही कोशिका से बनते हैं, इनको एक कोशिका बोलते हैं। लेकिन कुछ कवक होते हैं और फंजाई होते हैं, शैवाल होते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये जल में, मिट्टी में, वायु में, यानी कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे सूक्ष्म जीव ना पाए जाते हो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे हर जगह पाए जाते हैं, शरीर के अंदर भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः सूक्ष्मदर्शी चाहिए भाई, हम कहां से लाएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वैज्ञानिकों ने कम लागत का कागज और लेंस बना, देखिए आपको ना अगर आप देखेंगे तो अगर आप ना खरीदना चाहें ना तो 2-3 हज़ार में या 900 रुपए में भी छोटे छोटे आजकल सूक्ष्म जीव कह रहा हूँ सूक्ष्मदर्शी अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कागज के बने होते हैं वो, ठीक है। तो वो लेकिन इनसे इतना ज़्यादा आप आवर्धन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए वो काम आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये तो इन्होंने बता रखा है कि भाई देखो मिट्टी का निलंबन लिया इन्होंने, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर हम देखें ना तो कई सारे सूक्ष्म जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मृदा का पानी लिया, मिट्टी का पानी लिया इन्होंने, उसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको केवल सूक्ष्मदर्शी के साथ उससे देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए सूक्ष्म जीव का मतलब ही ये होता है बच्चे, सूक्ष्म मतलब छोटा और जीव मतलब जीवित प्राणी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है आपको तो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। कई सारे जो जीव जंतु हैं जो तालाब के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में, जैसे अमीबा पहला हो गया, ठीक है। एकल कोशिका यानी कि एक ही कोशिका से मिलता है, ये एक ही कोशिका का बना होता है, गतिशील होता है यानी कि गति करता है ये, और इसका जो आकार है वो अनियमित होता है यानी कि अपनी शेप को ये बार बार बदल सकता है, ठीक है। दूसरी बात पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम भी एकल कोशिका होता है लेकिन ये अपनी जो शेप है उसको नहीं बदल सकता, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। और ये जो भोजन ग्रहण करता है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे आपको देखो बाल देखने को मिल जाएंगे, है ना, बाल। अगर कोई खाना आता है ना तो बालों से आगे आगे धक्का देता रहता है और यहाँ पे इसका मुंह होता है, यहाँ से जब खाना आ जाता है तो यहाँ से वो खा लेता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये किसी भी खाने को, जैसे यहाँ पे खाना है ना तो इसके आगे आगे उंगली से निकाल लेगा, उसको अंदर दबोच के ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करता है ये, ठीक है। इसके बाद ये शैवाल हो गया, ठीक है, एकल कोशिका होता है, इसके अंदर हरित लवक होता है यानी कि अपना खाना खुद बना सकता है भाई, ठीक है। जिसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इतना याद रखो प्यारे बच्चों, जिसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया तालाब वाले। अब मृदा निलंबन यानी कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो ब्रेड फफूंद हो गया, कवक हो गया, ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है। ये पर्णरहित हीन शाखित तंतु होते हैं जिसमें थैली जैसी संरचना होती है ऊपर, ये, ठीक है। फफूंद हो गया, ठीक है, पर्णरहित हीन शाखित जिसमें ब्रश जैसी, इसमें फफूंद जैसी होगी, ठीक है, इसमें बच्चों ब्रश जैसी होगी, ये ब्रश जैसी आगे हो गया ना, ठीक है। इसके बाद शैवाल हो गए, गोलाकार पर्णरहित, ठीक है, ये गोल गोल अंडे आपको देखने को लग रहे होंगे ना, ये हो गए, ठीक है ना। इसके बाद जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हो गए, ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, स्पिंडल भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, गोलाकार, कौमा, सर्पिल, छड़ाकार, ठीक है, लंबे बाल जैसे, कैसे भी हो सकते हैं, इनका आकार अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए। अगर आप देखें एक और सूक्ष्म जीव होता है बच्चों, लेकिन इसको ना सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी से लात मार के बाहर निकाला हुआ है। अब ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये इसका नाम है बच्चों विषाणु, ठीक है, विषाणु, वायरस। इसने बहुत हमारा जीना हराम कर दिया। कोविड-19 आपने नाम भी सुना होगा भाई, 2-3 साल हमारे पूरे खत्म कर दिए इसने, है ना। अब ये कोविड-19 वायरस है तो इसको सूक्ष्म जीव तो हम बोलते हैं, लेकिन भाई वायरसों को यानी कि विषाणुओं को सूक्ष्म जीवों से अलग क्यों रखा गया। देखिए सिंपल सा लॉजिक दूं ना, देखो सूक्ष्म जीव मरे हुए होते हैं भाई, ठीक है। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है कि भाई जो जिंदा है सूक्ष्म जीव, या सूक्ष्म यानी कि छोटा, जीव यानी कि जिंदा। लेकिन जो वायरस है बच्चों स्पेशल केस है, ये वायरस बाहर मरा हुआ होता है,
जब तक वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा वो मरा हुआ है बेचारा, डेड है। लेकिन जैसे ही किसी के शरीर में जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बच्चों क्या करते हैं, अलग रखते हैं, सूक्ष्मजीवों की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग रखते हैं, लेकिन होता ये एक सूक्ष्मजीव ही है। ठीक है, विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद गुणन करते हैं। ठीक है, वैसे वो नहीं करते हैं। वे पौधे, जंतु अथवा जीवाणुविक कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं और रोग फैला देते हैं भाई ये। ठीक है, जैसे कोविड-19 आया था आपका। ठीक है, अब सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जो ये बेचारा क्या था, कुछ भी था, ये फल था ना, संतरा हो या जो भी है ये। ठीक है, तो भाई ये टमाटर जो भी आपको देखने को लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फफूंद जम गई है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव ही है अगर आप देखा जाए तो। ठीक है ना। सूक्ष्म जीव दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। हवा में भी हवा ही है, जल में, मिट्टी में, वायु में, यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों, अन्य किसी भाग की सतह को देखेंगे। ठीक है, तो हमको बहुत सारे सूक्ष्म देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे ना, जैसे कि ये बेचारा संतरा कहीं पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद इसके ऊपर फफूंद लग गई। अभी लगी कैसे, हवा में कैसे आ गई भाई, अपने आप ही बन गई क्या? तो सूक्ष्मजीव बच्चों हर जगह होते हैं, हमको दिखाई भले ही ना देते हो। ठीक है, तो इसलिए कहीं से भी लग जाते हैं ये। ठीक है ना। जैसे कि आपकी दादी नानी अचार डालती होंगी तो अचार में भी सफेद सफेद फफूंद लग जाती है, तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है ना। पौधे और जंतुओं की भांति सूक्ष्मजीवों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उनमें से कुछ चरम जलवायु में भी रह सकते हैं, यानी कि कैसी भी जलवायु, चाहे गर्म से गर्म, ज्वालामुखी जैसी गर्मी, ठीक है, और अंटार्कटिका जैसी सर्दी, हर जगह पे पानी में, तालाब में, हर जगह पे रह सकते हैं। गर्म पानी के झरने में, बर्फीले ठंडे क्षेत्र में, ठीक है, औसत तापमान में भी ये रह सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर भी ये रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, दही खाई आपने, दही, ठीक है, तो दही के अंदर बच्चों लैक्टोबैसिलस नाम के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने दही को सूक्ष्मदर्शी में देख लिया ना, उल्टी आ जाएगी आपको, खाओगे भी नहीं उसको आप। ठीक है ना। हमारी आंत के अंदर भी कई सारे जीवाणु होते हैं जो खाने को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो कुछ जीवाणु अच्छे भी होते हैं, कुछ जीवाणु गंदे भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है, तो वो वायरस हो गया, वो तो वैसे भी। ठीक है, आगे देखिए, अब हम सूक्ष्म जीवों का हमारे वर्ल्ड में या हमारे दुनिया में, हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए भैया, आपने ना एक केला खाया भाई, केला खाया था, मेरे को भूख लगी, मैंने केला खाया। केला खा के मैंने क्या करा, उसके छिलके को, ये उसका छिलका, मान लीजिए ये छिलका है भाई, ये छिलका है, ये केले का छिलका है ना, इसको मैंने छोड़ दिया, सड़क पे फेंक दिया। अब ये एक हफ्ते तक ना वहीं पड़ा रहा बेचारा, एक हफ्ते तक इसको किसी ने उठाया नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता ये सूखेगा। सूखने के बाद देखोगे ना, अगर आप 4 हफ्ते, जितने भी टाइम इसको लगेगा, 4 हफ्ते बाद अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो ये गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा उस जगह से। तो कहाँ गया ये, अपने आप ही सड़ गया क्या? ठीक है, तो इसको सड़ाने का काम किसने किया, सूक्ष्मजीवों ने किया, यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, डीकम्पोजर्स, एज अ डीकम्पोजर से, यानी कि विघटित करने में चीजों को काम आते हैं ये। सिंपल सी बात, ठीक है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, जैसे कि सब्जियों के छिलके गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाएंगे, इसी को खाद बोल देते हैं हम बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बन जाती है। ठीक है ना। आपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि भाई शरीर तो मिट्टी का है और बाद में मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो मिट्टी में मिलाने वाले हैं सूक्ष्मजीव। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है, ये अपशिष्ट प्रक्रिया करते हैं और धीरे धीरे उसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, यानी कि पाचन कर देते हैं उसका, और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पर्यावरण भी साफ रह जाता है। ठीक है, और इनको बेचारों को भोजन भी मिल जाता है। ठीक है ना। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अगर कृमि शब्द देखने को मिलता है, कृमि यानी कि कीड़े, है ना, सूक्ष्मजीव से ही उनका लेना देना होता है बच्चों। ये दृश्य भी हो सकते हैं और अदृश्य भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आसपास ध्यानपूर्वक देखें तो अपक्षित यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं कई सारी चीजें, है ना, तो उनको भंडारित अथवा उद्योग में गिरी पत्तियां, ठीक है, 2 पत्तियां थोड़ी बाद वो विघटित हो जाएंगी और हम दिखेगी भी नहीं, मिट्टी बन जाएंगी वो। ठीक है, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव गिरी पत्तियों को जटिल पोषक पदार्थों से उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित करके उनको विघटित कर देते हैं। ठीक है, तो विघटन क्या होता है, जटिल से सरल पदार्थों में परिवर्तन। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, और वो मेरे से गलती हो रही है, वो पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं और इसलिए हमको जो पत्ता था वो दिखाई नहीं देता है बच्चों। ठीक है ना। सूक्ष्मजीव अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करने में हमारी सहायता करते हैं, यानी कि इस प्रकार से वो क्या करते हैं बच्चों, हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। ये तो हो गया भाई साफ सुथरा रखने की बात। ठीक है, अब बायोगैस बनाने में भी सूक्ष्मजीव काम आते हैं। ठीक है ना। जीवाणु, कवक जैसे कई सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन रहित वातावरण, जहाँ पे ऑक्सीजन ना भी हो वहां पर भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं भाई। ठीक है ना। कुछ पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट जल में पादप जंतु अपशिष्ट, यानी कि चाहे वो पेड़ पौधों का अपशिष्ट हो, चाहे वो जंतुओं का अपशिष्ट हो, उसको विघटित करने की क्षमता होती है उनके अंदर। ठीक है, और वो गैस से निकालते हैं विघटित करने के बाद। ठीक है, मिथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी गैस से निकालते हैं ये रही ना, और बाद में इनका इस्तेमाल बायोगैस के रूप में कर लिया जाता है, खाना पकाने के लिए, तापमान, बिजली, यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए भी ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं। ठीक है ना। एक हमारे वैज्ञानिक परिचय देख लेते हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती जी हैं बच्चों ये,
ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु का अध्ययन किया, ठीक है। वर्ष 1971 में एक विशेष जीवाणु को विकसित किया जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था, तेल के रिसाव को, ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता था, क्योंकि अभी वही पढ़ रहे हैं ना हम, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख रहे हैं ये, ठीक है। उनकी खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट मिल गया। पेटेंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने कोई खोज करी और मैंने उसको अपने नाम करवा लिया कि भाई अब जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उससे मेरे से पूछ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ठीक है, किसी को कॉपी करके डालेंगे, कॉपीराइट डाल देगा ना वो, फिर आपको केस हो जाएगा आपके ऊपर, तो वो कॉपीराइट वाला होता है ना, तो सेम पेटेंट होता है वो, ठीक है ना। तो पेटेंट करवाने के बाद कोई भी आपका चीज जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। ये कॉपीराइट वाला जो सेम मैंने आपको बताया वो है ये, ठीक है ना। कोई उपयोग ना कर सके, बिक्री ना कर सके, वो सब होता है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है इनको, ठीक है ना, तो याद रखना। अब सूक्ष्म जीव और भोजन का क्या संबंध है, पर्यावरण तो देख लिया हमने, अब देखिए भोजन का संबंध में आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम खमीर के बारे में, ठीक है, जिसको हम यीस्ट भी बोल देते हैं, और एक पढ़ेंगे बच्चों लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। खमीर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। लैक्टोबैसिलस आपका दही हो गया, उसके अंदर होता है, मैंने आपको पहले बता दिया ना, दही के अंदर। अब ये जो खमीर है इसका इस्तेमाल बच्चों ने, भटूरे खाए होंगे, सबको अच्छे लगते हैं ना भटूरे, सॉरी भूटूरे लिख दिया मैं, भटूरे, भटूरे, ठीक है, भटूरे, ठीक है, भटूरे के अंदर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, केक बनाने में भी आपका इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो देखेंगे अभी हम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए गुथा हुआ आटा लिया, आटे का ना अगर उसके अंदर हम खमीर डालेंगे ना तो वो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। तो फूलने के बाद उसके अंदर क्या हुआ, ऐसा क्यों फूल गया वो बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने खमीर डालता है। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है जो कि कवक का सदस्य होता है, ठीक है ना। ये गर्म स्थितियों में भलीभांति वृद्धि करता है, ठीक है ना। ये बच्चों श्वसन करता है उसके अंदर, ठीक है ना, श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, भोजन को विघटित कर देगा और अपनी वृद्धि करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऊर्जा भी छोड़ेगा, निर्मुक्त करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जिससे कि जो आटा होता है ना वो फूल जाता है और थोड़ा उसको स्वाद बदल जाता है, नरम और फूला हुआ हो जाता है वो, ठीक है, ठीक है। और अल्कोहल भी बनाते हैं, तो अल्कोहल से आटे में थोड़ी सी गंध भी आने लगती है। आपको देखोगे ना, अगर आपने क्या बोलते हैं उसे, जलेबी खाई होगी, तो जलेबी का आटा होता है ना, तो वो भी खमीर डालती है तो वो भी फूल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वही सब ऐसे, अगर आपकी मम्मी भटूरे बनाती होंगी ना तो उनसे पूछना, ठीक है, कि भाई खमीर डाली है नहीं डाली, ठीक है, तो वो खमीर की वजह से ही आटा जो है फूल जाता है, ठीक है। इसलिए आटे को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, एकदम से आटा गूंद के भटूरे नहीं तले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, ये आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, अगर हम बात करें कुछ घंटों में दही जो है ना, दही में मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस होता है, वही बता रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा खट्टा हो गया, वहीं कटोरा खा, दूध दही में परिवर्तित नहीं होता, हल्का खट्टा हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, एक को इन्होंने ठंडा किया था, एक को नहीं ठंडा किया था, ठीक है। दही में लैक्टोबैसिलस होता है, सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा, दही में लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। यह जीवाणु दूध में शर्करा से भोजन प्राप्त करता है। जब दूध के अंदर जो शर्करा होता है, लैक्टोज होता है, उससे इसको खाना मिलता है और ये बच्चे पैदा करता है, यानी कि गुणन करता है और दूध को किण्वित कर देता है और दही बनाते हैं, यानी कि खट्टा कर देता है दही को, ठीक है। और ये जीवाणु अल्कोहल बनाने की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। जो यीस्ट था वो अल्कोहल बना रहा था, लेकिन ये लैक्टिक अम्ल बना रहा है, ये लैक्टिक अम्ल बना रहा है। और अम्ल हमेशा खट्टे होते हैं, ये हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है। तो भैया ये जब अम्ल खट्टे होते हैं तो इसलिए ये दही जो है हमारी वो खट्टी होती है बच्चों, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, शैवाल और भी कई सारे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है ना। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, ये राइजोबियम बच्चों दाल, फलीदार पौधों में, दाल वाली चीज़ों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ग्रंथिकाएं होती हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, दाल का पौधा है, यहाँ पर ये छोटी छोटी ग्रंथिकाएं देख रहे हैं, ये राइजोबियम है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, मट्टी के अंदर नाइट्रोजन डालने का काम करता है बच्चों ये, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु है, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है ये, ठीक है ना, जो पौधे के लिए जरूरत है, पौधे इससे अपना प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अद्भुत सूक्ष्म शैवालों की बात करेंगे, ठीक है, जल में होते हैं, ठीक है ना, काई टाइप के, काई जैसे होते हैं ना वो सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शी पौधे जीव होते हैं, जल में, मिट्टी में, वायु में, यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं ये। ऐसे करते समय ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं बच्चों ये। पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति आधे से ज़्यादा जो है ना ये उत्पन्न करते हैं कौन, हमारे शैवाल ही, ठीक है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं भाई, ठीक है। कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं ये, जैसे कि पायरुलाइना हो गया, क्लोरिया हो गया या डाइटम हो गया। ये मनुष्य द्वारा स्वास्थ्य पूरक दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इनकी दवाइयाँ बनती है बच्चों इनकी, ठीक है। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ करने में भी सहायता करते हैं और जैव ईंधन बनाने के भी काम आते हैं, ठीक है। ये प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के कारण नष्ट होते जा रहे हैं बच्चों, यानी कि आज के टाइम पे हमने इनका बहुत ज़्यादा अति उपयोग करके इनको नष्ट कर दिया है, ठीक है। हमारे जो हमारा समुद्र के अंदर कूड़ा करकट डाले तो उससे भी बच्चों ये नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे एक सबसे बढ़िया जो है ना
प्रोटीन का सोर्स, ये बहुत ही ज़रा अच्छा सोर्स है ना, जो सूक्ष्म, इसको सुपर फूड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये शैवाल का ही एक रूप है, स्पाइरुलाइना, ठीक है। स्वस्थ लाभों के कारण इसको सुपर फूड कहते हैं, ठीक है। इसमें विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत रही है, ठीक है ना। इसमें अल्प मात्रा में वसा होती है, शर्करा प्रचुर मात्रा में, प्रोटीन तो भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि इसके शरीर के भार के लगभग 60% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है ना तो इसको खा लो भाई, ठीक है। वर्तमान में इसकी खेती की जा रही है बच्चों, आजीविका का एक साधन बन चुकी है ये, ठीक है। इसमें आप बनाने का तरीका बता रखा है, ये तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये करने की जरूरत नहीं, तो बना के देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। आगे देखिए, कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है। देखिए, मूल इकाई, मूल यानी कि जिससे शुरुआत हुई हो। हाँ भी हमने देखा कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे दुनिया का कोई भी जीव जंतु हो, जीव जंतु जिंदा 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 यानी कि जीवित, जो जीवित चीज़ है वो कोशिका से मिलकर ही बना है। चाहे वो एक कोशिका का बना हो, चाहे वो बहु कोशिका का बना हो, बच्चों, वो कोशिका से ही मिलकर बना है, ठीक है। सभी सजीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, जिनको कोशिकाएं कहते हैं, पहले हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक कोशिका विभिन्न घटक होते हैं, जीवों के विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। सभी पौधों एवं जंतुओं के शरीर में अन्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको बहुकोशिक कहते हैं। यानी कि जिन जीवों का शरीर लाखों कोशिकाओं से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको हम बहुकोशिकीय बोल लेते हैं, ठीक है। और जो केवल एक ही कोशिका से बनते हैं, जैसे कि जीवाणु और प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह, इनको हम एक कोशिकीय जीव बच्चों बोल लेते हैं। और जितने भी उत्तर जीवित यानी कि अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जितने भी कार्य होते हैं, सारे के सारे कार्य एक ही कोशिका करती है। अब जैसे हम हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए भाई अलग अलग अंग बने हैं, सभी कोशिकाओं ने मिलकर अंग बना रखे हैं, ठीक है। जैसे दिल है, दिल का काम अलग है भाई, हड्डियों का काम अलग है, खून का काम अलग है, ठीक है। तो अलग अलग कोशिका अलग अलग काम कर रही हैं, किसमें, बहुकोशिकीय जीवों में। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में, क्योंकि वो बेचारा एक ही कोशिका है, तो वो सारे काम खुद ही करता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कुछ भी करने का हो, सारे काम वो अकेला ही करता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि यीस्ट हो गया, वो एक कोशिकीय, फफूंदी बच्चों बहुकोशिकीय जीव हो गया, ठीक है। जीव जंतु पादप, ठीक है, ये सारे के सारे कोशिकाएं झिल्ली से घिरी रहती है। कवक की कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। मैंने बताया ना, कुछ बैक्टीरिया के अंदर और कुछ उसके अंदर पौधों के अंदर कोशिका भित्ति आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, केंद्र काभ क्या होता है। आजकल जो नई नई कोशिका है ना, उनके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन पहले के टाइम पे ना डीएनए ऐसा गोल सा नहीं होता था, ऐसे धागा ऐसा पड़ा रहता था, ठीक है। तो इसको केंद्र काभ बोल देते थे बच्चों, ठीक है। इसलिए डीएनए होता है इसका, हमारे केंद्र के अंदर हमारा डीएनए भी पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हमारे अंदर हरित लवक नहीं होते, तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ठीक है। जीवाणु में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्र का झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, उनमें केंद्र का होता है। अच्छा, देखो फॉर एग्जाम्पल, दो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए, ठीक है। देखिए, ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, एक के अंदर ना डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, बस ये ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे केंद्र काभ। क्या बोल देंगे बच्चों, केंद्र काभ। लेकिन एक के अंदर ये ऐसे डीएनए ऐसे गोल सा अंडा है, इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो इसको बोल देंगे केंद्रक। क्या बोल देंगे बच्चों, केंद्रक बोल देंगे। तो ये वाला केंद्रक होता है, जिसके अंदर पूरी एक संरचना होती है गोल सी, लेकिन जिसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको केंद्र काभ बोल देते हैं। आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। खमीर हो गया, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधे, ठीक है, ये कोशिकाओं को अलग करती है, जंतुओं की कोशिकाओं से अलग होती हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें अन्य घटक होते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, बाद में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उनको कोशिका अंगक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइसोसोम, ये सब बहुत आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बच्चों बहुत एडवांस सूक्ष्मदर्शी होता है ये, ठीक है। इससे आप कोशिका को ना इतने गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। सोचिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। इतना बड़ा हम कोशिका को आज के रूप में, आज के टाइम पर हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जो सूक्ष्मजीव होते हैं, सभी सजीव, जो जितने भी और जीव जंतु हैं, वो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है ना। उनका आकार संरचना अलग अलग होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यही है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर देखा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर की आनी चाहिए, ठीक है।